हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि बच्चों मैं कई बार कहती हूँ कि आपको कि आप अपने साथ साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान ज़रूर रखें। बहुत अच्छा आपको मौका मिला है उनसे जुड़ने का। तो आज मैं आपका जुड़ाव आपके उसी तरह के एक पाठ से करवाने वाली हूँ जिसका नाम है दादी माँ। इसमें लेखक अपनी दादी माँ की उन यादों को याद करता है बचपन की, कि किस तरह से उनकी दादी ने उनका लालन पालन किया, कैसे उनका ध्यान रखा। और ये कब होता है, जब उन्हें अपनी दादी के स्वर्गवास होने का पत्र मिलता है और उस पत्र को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और अपने बचपन की उन घटनाओं की ओर चले जाते हैं। चलचित्र की भांति उनके सामने वो घटनाएं सारी आने लगती है। चलचित्र का मतलब है कि बेटा वो बिल्कुल फ्लैश मोशन में ले जाते हैं और वो सारी चीजें उनकी आंखों के सामने घूमने लगती है। तो मैं इस पाठ को आपको जो सेंड कर रही हूँ, मैं इसको पूरा सेंड कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं जो बताने वाली हूँ आपको उस पाठ का सारांश बताने वाली हूँ कि लेखक ने अपनी दादी माँ के साथ कैसे कैसी यादें संजो कर रखी हुई थी। देखिए, राइट का निशान लगा हुआ है, सही का निशान लगा हुआ है ना। इसमें से मैं सारांश आपको बताती हूँ कि क्या दिया हुआ है। लेखक की आंखों के सामने गांव का पूरा दृश्य अचानक ही साकार हो जाता है। साकार मतलब कि जीवित, कि वो इस जीवन को अभी भी जी रहा है, साकार हो जाता है। दिन अश्विन के थे। अब वो मौसम बता रहा है कैसा मौसम था, कौन सा महीना चल रहा था। अश्विन का महीना चल रहा था और पानी ही पानी हिलोरे मार रहा था गांव के चारों ओर। वो क्या कह रहा है कि गांव के चारों तरफ जो था पानी ही पानी नजर आ रहा था। बच्चों, पहले जो रास्ते होते हैं वो पक्के नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे। तो जब वो उस चित्र को याद करता है, अश्विन महीने की बात को याद करता है, तो क्या बताने की प्रयास करता है, उसके सामने क्या आ जाता है कि गांव के चारों पानी भरा हुआ है। दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली घासें और कई प्रकार के बीजों का जो आना है। वो गांव के लड़कों का जलाशय में धमाके से कूदना, पानी में बदबू मारना याद आने लगा। अब उसे क्या माहौल याद आता है कि जब बारिश होती थी, जब वो पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उस पानी में बहकर क्या आती थी, सड़ी गली घासें आ जाती थी, कई तरह की बीज बहकर आ जाते थे और लड़के उन जलाशयों में, उन तालाबों में मतलब कि छलांग लगाकर कूदते थे और उस पानी में बदबू भी बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन वो उसको भी इंजॉय करते थे, है ना। गांव में इन गंद भरे तालाबों में नहाने की मुख्य चाहत सभी में रहती थी। वो कह रहे कि उस जमाने में क्या होता था कि जब बारिश का मौसम होता था, इस तरह के पानी भर जाते थे, जो लड़के होते थे उन सब की इच्छा होती थी कि इस तरह के पानी में नहाए और अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, खूब मस्ती करते थे। लेकिन लेखक को बचपन की वह घटना अभी भी याद है, वो उसको भूला नहीं है, चाहकर भी नहीं भूल पाता कि उसे कितना दुख हुआ था। कब दुख हुआ था बच्चों, जब एक बार उसे बुखार आया था और तब जलाशय में नहाने का मजा न ले सका। वो कह रहे कि जब जलाशय में पानी भरा हुआ था, वह मौसम आया था और उसे बहुत तेज बुखार था, तो उस समय वो उन जलाशयों में नहाने का मजा न ले सका। और अब वो दिन दोबारा भी नहीं आ सकते। वो बचपन को याद करते हुए कह रहा है कि ये दिन अब दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि अब ना तो वो मस्ती करने का मन करता है और वह अब बड़ा हो चुका है। ठीक है बच्चों, अगले पेज पर देखेंगे हम। देखिए, फिर वही राइट का निशान देखेंगे आप। इसमें इस पूरे पेज का सारांश है। लेखक क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि धनों पर दादी माँ का डांटना व बिगड़ना। धनों एक महिला का नाम है, वो क्यों उनको डांट रही है और क्यों बिगड़ रही है। आदर्श पूर्वक उससे पैसे मांगना। देखो ये क्या है, दादी माँ के व्यवहार की बात आ रही है। अगर आपसे आगे पूछा जाएगा कि दादी माँ का व्यवहार कैसा था, तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को जानना। धनों पर दादी माँ का डांटना बिगड़ना, आदेश पूर्वक उससे पैसे मांगना,
उसका ऋण तुरंत सूद समेत चुकाना। डांटते समय दादी माँ ने उसके आंसुओं की परवाह न की। उसकी वाणी में एक सजा की भांति कठोरता थी। क्या थी? कठोरता थी। परोपकार की भावना दादी माँ में कूट कूट कर भरी हुई थी। परोपकार की जो भावना है दादी माँ में कूट कूट कर भरी हुई थी। उसका मन मोम की तरह पिघल जाता था किसी के दुख को देखकर। एक दिन आप देखो, जो पॉइंट ऊपर मैंने बताया था ना, आदर्श पूर्वक उससे डांटना, पैसे मांगना, अब उसकी घटना का ये जिक्र किया जा रहा है। वो क्या कहने का प्रयास कर रही है? लेखक क्या बता रहा है कि एक दिन लेखक को रामू की चाची धन्नो मिल गई। किसकी चाची? रामू की चाची धन्नो मिल गई। तो दादी को कोसने की बजाय मंगल कामनाएं कर रही थी। अभी तो दादी ने उसे डांट मारी है, उससे पैसे मांगी है, उसको सजा दी है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है? दादी माँ के लिए बेस्ट विशेस, उनके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। इस पर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ऐसा हुआ तो कैसा हुआ? धनो के घर दादी उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभकामनाएं देने गई थी। धनो के अनुसार दादी ने न केवल उसका सारा कर्ज माफ किया, बल्कि 10 रुपए शगुन भी दे आई। बच्चों, आप लोगों को सुनकर लग रहा होगा 10 रुपए में वो खुश हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि 10 रुपए उस जमाने में बहुत ज्यादा मायने रखते थे। आज अगर इन्होंने 10 रुपए का जिक्र किया है तो उस जमाने में आप मान के चलिए कि वो 1000 रुपए के बराबर थे। तो शगुन कितने का दे आई? 10 रुपए का शगुन भी दे आई। इससे स्पष्ट होता है परोपकारी होने के साथ साथ कठोर, लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल। उनका जो मन था कोमल और कठोर था। कठोरता उसके स्वभाव में केवल दूसरों के को सही राह दिखाने के लिए। वो किसी का दिल से बुरा नहीं चाहती थी और ना ही करती थी। अगर वो स्वभाव से कठोर थी तो सिर्फ उस समय कठोर थी कि उस सामने वाले को सही राह दिखा सके, ताकि वह अपने फर्ज को कभी ना भूले। अगले पेज का सारांश देखते हैं बच्चों हम। देखिए, लेखक की आंखों के सामने दुबला पतला शरीर दादी माँ का, सफेद किनारीहीन धोती पहने, जूट में सफेद बाल, उनसे ताजे पानी की बूंदे टपकने का दृश्य छा गया। अब लेखक को क्या याद आ गया? उसके आंखों के सामने क्या छा गया? दादी का चरित्र चित्रण। देखो, वो बताने का प्रयास कर रहा है कि उसकी दादी कैसी थी? दुबली पतली थी, ठीक है। कपड़े कैसे पहनती थी? सफेद रंग की साड़ी पहनती थी जिसपे किनारी भी नहीं होती थी, बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं, बॉर्डर भी नहीं होता था। और जो सफेद बाल किसकी तरह थे? जूट की तरह, और उनसे पानी की बूंदें टपक रही हैं। जब लेखक एक बार बचपन में बीमार हो गया, लेखक को वो ध्यान आया कि जब वो बचपन में एक बार बीमार हो गया तो दादी माँ बार बार उसके पेट, माथे और पाँव को छूना, ज्वर मालूम करना, ज्वर मतलब बुखार, वो बार बार उसके कभी पेट को छू रही थी, कभी माथे को छू रही थी, कभी पैर को छू रही थी, और बार बार चेक कर रही थी कि ज्वर कितना है। चबूतरे की मिट्टी लाकर माथे पर लगाना, मुंह में डालना, दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठे रहते। चबूतरे की मिट्टी, बच्चों, हम लोग, आप लोगों के परिवार में भी होता है कि हम जब बीमार हो जाते हैं ना, बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, मम्मी पापा मतलब माता पिता आपके या घर के बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि मेरे बच्चे की नजर लग गई, है ना। आप लोगों ने ये शब्द अक्सर सुना होगा अपने परिवारों में कि नजर लग गई, तो आपकी नजर भी उतारी जाती है। तो दादी भी अपने पोते के लिए क्या करती थी? चबूतरे की मिट्टी इसलिए लेती थी कि घर में पता नहीं दिन में कितने लोग आते जाते और किसकी नजर उनके पोते को लग गई है, तो उससे क्या होता था कि वो नजर उतर जाती थी। तो इस तरह के टोटके भी वो करती थी ताकि लेखक ठीक हो जाए। और जब तक वो बीमार था, दादी दिन रात उसके पास बैठी रहती थी और दूसरे लोगों पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। दवाई भी वो स्वयं ही उन्हें देती थी, किसी को दवाई भी नहीं देने देती थी। दादी माँ का दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है
और देखो इसमें एक पॉइंट ये भी दिया गया है, लेखक को ही नहीं गांव के दूसरे लोगों को भी दवाइयाँ देना दादी माँ का दूसरों के प्रति स्नेह को दर्शाता है। एक तरफ ये भी है कि जब लेखक बीमार होता था तो सारी सेवा देख रेख वो अपने हाथों में लेती थी, किसी पे भरोसा नहीं करती थी। लेकिन गाँव में कोई भी व्यक्ति, बच्चा, कोई भी बीमार हो जाता था तो उनके प्रति भी उनका उतना ही स्नेह रहता था और उनके लिए भी दवाइयों का इंतजाम वो करवाती थी। लेखक को आज भी बुखार आता है तो उसे दादी माँ के समय की वही बातें याद आ जाती हैं। पर अब तो दादी माँ की तरह कोई प्यार से उसे देखभाल करने वाला मिला ही नहीं, मतलब कि अब दादी उसके साथ नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। बस एक गोली खाकर ही अपना बुखार उतार लेता है, मतलब कि अब उसको दादी की तरह कोई प्यार करने वाला नहीं है, जैसे बचपन में उसकी दादी उसको प्यार करती थी। बच्चों थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर भी एक राइट का निशान लगा हुआ है, इसका सारांश बता रही हूँ मैं आपको। जब केवल औरतें ही गाने और अभिनय में व्यस्त रहती थी, वो बचपन के दिनों के याद करें कि जब घर में शादी ब्याह होता था, है ना। तो आजकल तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो परिवार के जो आदमी होते हैं, जेंट्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो जो फैमिली फंक्शंस में हम कई बार देखते हैं, लेकिन लेखक बचपन के दिनों की याद करता हुआ बता रहा है कि उस समय केवल औरतें ही गाने गाने में और अभिनय में व्यस्त रहती थी। अब किसकी शादी का जिक्र कर रहा है वो? जब किशन भैया की शादी के समय तो लेखक भाई के विलंब के, हाँ जी, तो लेखक भाई के विलंब के कारण व बीमारी के कारण बारात में नहीं जा सका था, बीमार हो गया था, नहीं जा सका था। तो दोनों को कौन कौन, भाई, लेखक और उसका भाई, दोनों को दादी ने चुपके से चादर उड़ाकर सुला दिया, लेखक को भी और उसके भाई को भी, क्योंकि वो बारात में नहीं गए। भाई लेट हो गया और लेखक को क्या हुआ, बुखार हो गया। तो दोनों को दादी ने चादर उड़ाकर सुला दिया। किंतु जब थोड़ा सा उन्होंने देखा, आँख खुली, तो उन्होंने क्या देखा कि उस समय जो औरतें हैं वो कुछ अलग ही अभिनय कर रही हैं, गीत गा रही हैं, गाने गा रही हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ के लिए डांट पड़ती है। क्यों डांट पड़ती है? देखिए, किंतु भेद खुलने पर दादी ने औरतों को डांट दिया और उनकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि औरतों का प्रोग्राम था, औरतें ही अभिनय कर रही थी, नाच गा रही थी, लेकिन बच्चों ने चादर उठाकर देख लिया तो औरतें उन्हें डांटने लगी, तो दादी ने अपने ही पोतों का फेवर किया। दादी सरल स्वभाव की और हंसमुख होने के साथ साथ के कारण सबकी आदरणीय भी थी। पूरे गांव में, बच्चों, पूरे गांव में लेखक की दादी का अलग ही मान सम्मान था। सभी लोग उनको आदर की नज़र से देखते थे, कोई भी उनके आगे बोलता भी नहीं था, सभी लोग उनका इतना सम्मान करते थे। हमने अब तक देखो बच्चों दादी के बारे में ही पढ़ा है और आपसे इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब हम अंतिम पेज पर आते हैं। अंतिम पेज पे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं लेखक? वो क्या कह रहे हैं? वैसे तो यह माना जाता है कि दादी माँ कोई काम नहीं करती। वो क्या कह रहे हैं कि वैसे तो यह माना जाता है कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन घर का बाहर के सभी कार्य दादी माँ के बिना अधूरे रहते थे। वो क्या कह रही हैं कि घर का और बाहर के सभी काम दादी माँ के बिना अधूरे रहते थे। छोटे बड़े सभी कामों में दादी की सलाह और उपस्थिति अनिवार्य थी। अब वो भूमिका बता रहे हैं कि क्या भूमिका थी दादी की उनके जीवन में। वो कह रहे हैं कि वैसे तो कहते हैं कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन उनके बिना हर एक काम, चाहे वो घर का हो या बाहर का, अधूरा था। और घर के सभी बड़े छोटे बड़े कामों में दादी माँ की उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती थी। गीली साड़ी में ही दिया जलाकर दादी माँ सुबह पूजा किया करती थी, जो यह दिखाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। अब वो क्या बता रही है कि दादी माँ किस प्रवृत्ति की थी? धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पति की मौत, मतलब उसके दादाजी की पति की मौत के बाद जब एक दिन दादी ने पुत्र और पोते को घर की गरीबी पर चिंता करते हुए देखा, तो उन्होंने तुरंत अपनी संदूक खोली और बच्चों क्या क्या होगा, उन्होंने
उन्होंने अपनी संदूक में से सोने के कंगन निकाल ले आई। तो उन्होंने देखा कि मेरे पति के मरने के बाद घर की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जहाँ पहले वो दूसरों को कर्जा देते थे, लेकिन अब उनका अपना गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने संदूक में से अपने सोने के कंगन निकाले और पति की अंतिम निशानी का यह कंगन वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, लेकिन घर की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने उसको दे दिया। और क्या कहा? उसने कहा कि इस मजबूरी में ये काम आ सकता है, मतलब इसको तुम बेच दो और अपना फिलहाल काम चलाओ। उस समय दादी माँ लेखक को एक शापित देवी के रूप में प्रतीत होती है। दादी माँ की मृत्यु का पत्र पहले ही लेखक के सामने दादी का चित्र जीवित हो उठा। जैसे ही लेखक को वो जब पत्र मिलता है कि उसकी दादी मर चुकी है, उससे पहले ही दादी माँ का एक पूरा जीवन जो उन्होंने व्यतीत किया वो बिल्कुल जीवित हो जाता है एकदम। और जब वो इस सदमे से बाहर आता है कि दादी माँ का स्वर्गवास हो चुका है, तो लेखक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो ऐसे उदास हो जाता है कि वो कभी भी जो दिन उसने अपने दादी माँ के साथ बिताए हैं उनको कभी नहीं भूल सकेगा और ना ही भूलना चाहता है। तो बच्चों, इसमें दादी माँ के पूरे चरित्र का वर्णन किया गया है कि दादी माँ स्वभाव से कैसी थी, लेखक की कैसे देखभाल की, गाँव के लोगों की कैसे देखभाल की, घर की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए दवाइयों को भी उन्होंने अरेंजमेंट किया, उनको भी दवाइयाँ दी, उनको भी दवाइयाँ देने का उन्होंने प्रबंध किया था। तो पूरे पाठ में लेखक ने दादी माँ के बारे में ही सोचा है, लेकिन वो अभी भी मानसिक तौर से इतना उदास है कि वो दादी माँ को अभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको इस पाठ से सीख मिली होगी कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों की डांट में भी आशीर्वाद और नई और सही दिशा को ढूंढना चाहिए। ये आपके पाठ का सारांश था। अगली कक्षा में आपके पाठ के प्रश्न उत्तर संलग्न कर मैं भेजूंगी बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। तो जैसे ही आपके आज सिर्फ आपके पास ये पाठ आएगा, इसका सारांश मैं भेज रही हूँ और अगले होमवर्क में आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर आएंगे जो आपको सारे करने होंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।